नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है। मैं एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग डाटा स्ट्रक्चर की लेक्चर की सीरीज़ में क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो एज यू नो कि क्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। इंट्रोडक्शन ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर्स में आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ रखा है और आज के लेक्चर में हम डिटेल में ये पढ़ेंगे कि क्यू किस लिए इम्पॉर्टेंट है और क्यू में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्यू. सो द आउटलाइन ऑफ द टुडेज लेक्चर विल बी दैट वी विल फर्स्ट लर्न what is the queue, then we will learn what are the different applications of the queue, what are the different types of the queue, then we will learn about the primitive operations on the linear queue and the primitive operations on the circular queue. आज के लेक्चर में हम लोग केवल एरे इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इन क्यूज का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्यू डेटा स्ट्रक्चर को वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बिहेवियर या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बिहेवियर एक्सपेक्टेड है। अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बिहेवियर हमें चाहिए या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बिहेवियर चाहिए देन हम क्यू का यूज़ करते हैं। लेकिन क्यू जनरल सिचुएशंस में ऐसे प्लेसेस पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बिहेवियर एक्सपेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक टिकट विंडो के आगे की एक क्यू की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो पर्सन पहले आ रहा है उसको सबसे पहले टिकट चाहिए होगा, जो पर्सन बाद में आएगा उसको बाद में टिकट मिलेगा। तो वहाँ पे जो पर्सन क्यू में सबसे पहले ऐड हो रहा है उसको सर्विस पहले मिलेगी, जो पर्सन बाद में ऐड हो रहा है उसको बाद में सर्विस मिलेगी। तो अगर हम एक नॉर्मल सा क्यू माने और ये देखें कि ये एक लाइन है और इस लाइन पे यहाँ पे टिकट विंडो है, सो यहाँ पे जो पहला पर्सन आएगा उसको पहले टिकट मिलेगा, जो दूसरा पर्सन आएगा उसको बाद में टिकट मिलेगा, जो तीसरा पर्सन है उसको फर्स्ट और सेकंड के बाद टिकट मिलेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। जो भी पर्सन टिकट ले लेगा वो क्यू को छोड़ देगा। इसका मतलब क्या है कि जिसको सर्विस मिली वो क्यू से एग्जिट कर जाएगा। इसी तरह से जिस पर्सन को सर्विस चाहिए वो क्यू में ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास क्यू को देखने का दो तरीका है, एक तो जहाँ पे सर्विस हो रही है और एक वो एंड जहाँ पे पर्सन्स ऐड हो रहे हैं। सो दो एंड्स हमारे लिए हैं रेयर और फ्रंट। रेयर एंड पे एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा और फ्रंट एंड से एलिमेंट्स को डिलीट किया जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम माने कि ये एक क्यू की तरह से बिहेव कर रहा है, सो देन वी हैव रेयर एंड द फ्रंट। लेट्स से जो एलिमेंट है उसमें फ्रंट यहाँ पे है और रेयर -1 पे है। नाउ एक पर्सन आता है उसको हम 0 पोजीशन पे ऐड कर देते हैं, रेयर हमारा यहाँ हो जाएगा। अगर एक और पर्सन आता है तो उसको हम 1 पोजीशन पे ऐड कर देते हैं, रेयर हमारा यहाँ हो जाएगा। एक और पर्सन है तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, रेयर हमारा यहाँ पहुँच जाएगा। इसी तरह से जब जब हमें इंजर्शंस करने होंगे तो हम रेयर एंड पे इंजर्शंस करेंगे और जब जब हमें सर्विस देनी होगी, डिलीशन करना होगा, तो डिलीशन फ्रंट एंड से होगा। तो ये हमारा 0 पोजीशन वाला फ्रंट एंड है। ये ए पर्सन जो इस क्यू में ऐड हुए हैं या ए डाटा आइटम जो क्यू में ऐड हुआ है वो फ्रंट एंड पे है, इसको हम रिमूव कर देंगे। एंड ए वॉज द फर्स्ट पर्सन विच हैज अराइव टू द क्यू और ए इज द फर्स्ट एलिमेंट विच वॉज अराइव टू द क्यू। सो आफ्टर द डिलीशन ऑफ दिस एलिमेंट वी विल इंक्रीमेंट दिस फ्रंट। अब सर्विस बी को मिलेगी क्योंकि बी पे फ्रंट है, तो बी को हम रिमूव कर देंगे, सर्विस मिल गई इसको, तो देन हम फ्रंट को फिर से अपडेट कर देंगे और यहां पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्यू में हमारे पास दो एंड्स हैं, एक एंड है रेयर और दूसरा एंड है फ्रंट। रेयर पे एडिशंस होते हैं या इंजर्शंस होते हैं और फ्रंट से डिलीशंस होते हैं। और रेयर और फ्रंट एंड की हेल्प से हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि जिस एलिमेंट का इंजर्शन पहले हुआ है उसका डिलीशन भी पहले हो। जो पर्सन पहले आया है या जो एलिमेंट पहले हमारे क्यू में आया है उसको पहले सर्विस मिले और जो एलिमेंट्स बाद में आए हैं उनको बाद में सर्विस मिले। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ अराइवल के रेस्पेक्ट में ही या ऑर्डर ऑफ अराइवल के ही ऑर्डर में सर्विसेज भी ग्रांट की जा रही हैं। सो हम एक डेफिनेशन के फॉर्म में अगर देखना चाहें तो क्यू एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम है। कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा?
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. So Q are the ordered collection of items. It will either be treated as a first come first serve or first in first out. जिसमें आइटम्स को ऐड किया जाएगा. किस एंड पे ऐड किया जाएगा? रेयर एंड पे. और किस एंड पे हम डिलीट करेंगे? फ्रंट एंड से डिलीट करेंगे. ओके, सो Q is an ordered collection of items into which items may be inserted at one end called rear of the queue and deleted from the another end of the queue which is known as front of the queue. So there are two ends in the queue. Now applications के बारे में देखते हैं queue के. एक एप्लीकेशन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था. टिकट विंडो के सामने अगर लाइन लगी है तो वहां पे सर्विसेज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बिहेवियर में या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बिहेवियर में होगी. अगर आप एक रनवे माने, एयरपोर्ट का रनवे जहां पे फ्लाइट्स लैंड या टेक ऑफ करती हैं, तो देर आर मेनी फ्लाइट्स विच आर इन द पाइपलाइन फॉर द डिपार्चर्स. सो दे विल बी लाइन्ड वन आफ्टर द अदर और वन बिलो द अनदर, एंड देन जिसका भी टर्न होगा वो फर्स्ट फ्लाइट टेक ऑफ करेगा. इसी तरह से जिस फ्लाइट का टर्न है वो पहले लैंड करेगा. सो यहाँ पे लैंडिंग ऑफ फ्लाइट्स एट रनवे या फिर टेक ऑफ द फ्लाइट एट द रनवे, इसके लिए हम क्यू का यूज कर सकते हैं. ऑटोमेटिक सिग्नलिंग जिससे हो जाएगी. सिमिलरली अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द ट्रेन्स एट द प्लेटफॉर्म. देयर इज अ शेड्यूल डिफाइंड फॉर ईच ऑफ द ट्रेन. which train should come first and which train should come later. So based on that we can actually ensure the first out behavior for the arrival or the departure of the train from the platform. अगर कोई ट्रेन अर्ली अराइव कर गई है तो हम उसको यार्ड में वेट कराएंगे, या फिर अगर कोई ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे है तो आने वाली ट्रेन को हम यार्ड में या आउटर में वेट कराएंगे, ताकि जब प्लेटफॉर्म हमारा फ्री हो जाए देन हम दूसरे ट्रेन को वहां पे अलाउ करें. तो यहाँ पे सिग्नलिंग सिस्टम का है. इट इज ऑल अबाउट द सिग्नलिंग सिस्टम. जिसका ऑर्डर है, जिस ट्रेन का शेड्यूल पहले है वो ट्रेन पहले आएगी, जिस ट्रेन का शेड्यूल बाद में है वो ट्रेन बाद में आएगी. सो इट्स ऑल अबाउट द शेड्यूल. सिमिलरली द प्रिंटर क्यू. मान लीजिए कि आपके पास एक नेटवर्क प्रिंटर है. आप अपनी लैब में काम कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एक साथ प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और towards the finish of the lab many of the students will be giving the printout commands. Now the printer should respond in which manner to ensure that इसके लिए जो सबसे पहले प्रिंटआउट का कमांड दिया गया है उसका प्रिंटआउट पहले निकाला जाएगा, जिसका प्रिंटआउट बाद में दिया गया है उसका प्रिंटआउट बाद में निकाला जाएगा. तो प्रिंटर एक बफर मेंटेन करके रखेगा जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर देगा. तो अगर हम ये मान लें कि दिस इज द बफर, then all the printouts commands are stored in the order of their arrival, and one by one the printer issues the printing commands, or one by one printer does the printing. Now you can see that there is a difference between the pace of giving the printout commands and the pace at which printer can take the printouts or printer can issue the printouts. Now since there is a gap or there is a mismatch of the speed, because of that we need to maintain a buffer, जिससे कि कोई भी इंस्ट्रक्शन लॉस ना हो जाए. तो अगर हमारे पास स्पीड का मिसमैच है तो उस प्लेस पे हम बफर का यूज करेंगे, और ये जो बफर है यही इंश्योर करेगा कि हमारी जो प्रिंटिंग है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हो, या जिस ऑर्डर में प्रिंटिंग कमांड्स दिए गए हैं उसी ऑर्डर में प्रिंटिंग हो. तो उस मिसमैच को दूर करने के लिए हम यहाँ पे बफर का यूज कर रहे हैं. सिमिलरली द कीबोर्ड बफर. हो सकता है कि हमारी टाइपिंग स्पीड बहुत फास्ट हो, लेकिन कंप्यूटर का जो एडिटर है वो हो सकता है कि उस पेस से इनपुट ना ले पा रहा हो. इसलिए कीबोर्ड और एडिटर के बीच में हम एक इंटरफेस मान सकते हैं, एक बफर मान सकते हैं, जहां पे सारे टाइप्ड कैरेक्टर्स पहले बफर में आते हैं, एंड देन इस बफर के थ्रू हमारे एडिटर में प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि कोई भी टाइप्ड कैरेक्टर मिस ना हो और उसी ऑर्डर में टाइप्ड कैरेक्टर्स मिलें जिस ऑर्डर में हमने टाइपिंग की थी. सिमिलरली एक आप एग्जांपल ले सकते हैं. अगर आपने C++ में प्रोग्रामिंग की होगी तो C++ में इनपुट और आउटपुट बफर का कॉन्सेप्ट होता है.
इनपुट और आउटपुट बफर का भी काम यही है कि वो स्ट्रीम से इनपुट्स लेके बफर में पहले रखता है, स्ट्रीम में रखता है, एंड देन उसका या तो सिस्टम में इनपुट लिया जाता है या फिर आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए भी पहले उसको स्ट्रीम में रखना पड़ता है. सो दोज स्ट्रीम्स आर एक्चुअली दी बफर्स. सिमिलरली एक जनरल लाइफ का एग्जांपल जिसमें डिलीवरी ऑफ मैसेजेस एट व्हाट्सएप की हम बात करते हैं. कई लोग आपको न्यू ईयर पे मैसेजेस भेज सकते हैं, दिवाली पे मैसेजेस भेजेंगे, लेकिन उन मैसेजेस की डिलीवरी आपके व्हाट्सएप पे कैसे होगी? जिस ऑर्डर में मैसेजेस भेजे गए हैं उसी ऑर्डर में मैसेजेस की डिलीवरी होगी. इसका मतलब है कि मैसेज के सेंडिंग का जो टाइम है उसके हिसाब से मैसेज की डिलीवरी आपके व्हाट्सएप पे होगी. तो वहां पे भी एक बफर का यूज किया गया है जिससे कि डिलीवरी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बिहेवियर में इंश्योर की जा सके. डेटा ट्रांसफर थ्रू नेटवर्क, ऑब्वियसली अगर आपको किसी एक नेटवर्क से डाटा या कोई फाइल सेंड करनी है तो उस फाइल्स को फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है और उन फ्रेम्स को सेंड किया जाता है उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हमने डिवाइड किया. एंड देन सिस्टम पे, जिस सिस्टम पे उसकी डिलीवरी होनी है वहां पे एक्यूमुलेशन भी इसी तरह से होता है कि जिस फ्रेम को पहले भेजा गया उसको हम पहले रिसीव करते हैं, जिस फ्रेम को बाद में भेजा गया उसको हम बाद में रिसीव करते हैं. सो नेटवर्क में भी इसका यूज किया जाता है. Then execution of the instruction at the CPU. This is one of the most important thing that you would be understanding by the help of the queue, because in the system you would always like that if you have a program, if you have written a 10-line program, there are 10 instructions, then the first instruction should be executed first, the second instruction should be executed next, third instruction should be executed only after the execution of the second statement. So the execution of the statement at the CPU, for that also we will be using a queue. There is a CPU queue or there is a job queue, there is a short term scheduler which actually does this only, जो कि processes को schedule करने का काम करता है CPU पे. तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक processes को schedule करना है और within a process instruction का execution करना है. तो अगर हमारे पास बहुत सारे jobs भी सबमिट हो रहे हैं, बहुत सारे processes CPU के पास सबमिट हो रहे हैं, तो उन प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर वही होना चाहिए जिस ऑर्डर में उनका सबमिशन हुआ है. एंड सिमिलरली जो एक प्रोसेस है उसके अंदर के जो स्टेटमेंट्स हैं उनका एग्जीक्यूशन उसी ऑर्डर में होना चाहिए जिस ऑर्डर में प्रोग्रामर ने उन प्रोग्राम को बनाया है. तो दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ द क्यू. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्यू? वन इज द लीनियर क्यू, अनदर वन इज द सर्कुलर क्यू, वन इज द डबल एंडेड क्यू एंड दी प्रायोरिटी क्यू. सो सबसे पहले लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू के बारे में समझते हैं. ये लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू केवल इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट होते हैं. अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लीनियर क्यू एंड द सर्कुलर क्यू. अगर हम एरे इंप्लीमेंटेशन करें लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू का, सो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ द लीनियर क्यू. उसको ओवरकम करने के लिए हम सर्कुलर क्यू का यूज करते हैं. अगर हम लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन करें तो हमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बिहेवियर तो शो करना है. So for that case, linear and circular queue both are same. Now double-ended queue. अभी जो linear और circular queues हैं उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि insertion एक end पे होगा और deletion एक end पे होगा. Insertion हमारा rear end पे होगा और deletion front end पे होगा. डबल एंडेड क्यू में इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड्स पे अलाउड है. इसका मतलब क्या है कि ये डुअल एंड पे हमें सर्विसेज मिलेंगी डबल एंडेड क्यू में. देन द प्रायोरिटी क्यू. समटाइम्स जब हमारे पास सेम प्रायोरिटी के पर्सन्स हैं, सेम प्रायोरिटी के एलिमेंट्स हैं, तो उस केस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बिहेवियर या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बिहेवियर को शो करना है. लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे प्रायोरिटी का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सिस्टम में सीपीयू पे बहुत सारी जॉब्स एग्जीक्यूट हो रही हैं एंड देयर इज अ पैरेलल सॉफ्टवेयर रनिंग विच इज द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंड द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट्स एनी वायरस. सो क्वारंटाइनिंग ऑफ दैट वायरस और taking action against that virus at that point of time becomes most important. So the CPU will first take up the antivirus software's action for the execution, and it will suppress all other jobs which were taking place or which were executing earlier. So यहाँ पे priority आ गई,
तो जब भी हमारे पास कोई प्रायोरिटी आएगी उसको सर्विस पहले मिलेगी, भले ही वो बाद में एलिमेंट ऐड हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक हम क्यू की बात करें जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स फीस सबमिट कर रहे हैं 1 2 3 4, so all these students will have the same priority of the submission of the fees, so they will be treated in first in first out manner. But अगर कोई एक टीचर आता है फीस सबमिट करने के लिए स्टूडेंट नंबर 4 के बाद, so students थोड़ा सा courtesy दिखाएंगे and the teacher will be submitting the fees first. So it means teacher has been given the priority over the students. So इस priority के कारण ही हम यहाँ पे थोड़ा अर्ली शेड्यूलिंग कर दे रहे हैं ऑफ द एलिमेंट विच हैज द हायर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्यू एक बहुत ही वास्ट यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम लोग एक लेक्चर में अलग से पढ़ेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस पॉसिबल ऑन द क्यू। वन ऑफ द ऑपरेशन इज द एन क्यू। अगर हमें इंसर्शन करना है क्यू में, सो वी विल बी यूजिंग द एन क्यू। अगर हमें डिलीशन करना है, सो वी विल बी यूजिंग द डी क्यू ऑपरेशन। ट्रैवर्स ऑपरेशन एक्सप्लोर्स ऑल द एलिमेंट्स इन द क्यू। हालांकि ये ट्रैवर्स ऑपरेशन पॉपुलर नहीं है और हम बहुत कम यूज करते हैं इन ट्रैवर्स ऑपरेशंस का। एम्प्टी ऑपरेशन विल चेक इफ माई क्यू कंटेन्स सम एलिमेंट और नॉट। इन केस my queue does not contain any element, the empty function will return true. In case the queue is not empty and it contains some of the elements, it will return false. So these are the four operations: NQ, DQ, traverse and the empty will be known as the primitive operations on the queue. Now let's take a linear queue and let's understand how does the operation gets performed on the linear queue. So let's say this is a linear queue and this linear queue is initially empty. So the initialization of the queue happens at rear at -1 and front at 0. In case the rear is initialized at -1 and front at 0, if you need to find out how many elements are there at any particular moment, then you can check it with the formula rear minus front plus 1. Here rear is -1, front is 0 and plus 1. So this is equals to 0. So initially the queue has 0 elements. After this, if you insert an element, rear will be given a simple increment. So it comes from -1 to 0 and element A is inserted. After this we have NQB. Then you give a simple increment to rear, it comes at 1 position and then you can insert an item B here. Again NQC, you have to insert an item, so update the rear by 1 position and insert the item C. Then you have NQD, you have to insert an item, so update the rear from 2 to 3 and insert an item D. Then NQE, insert this by 1 and insert the item E. Then we have the DQ, it means the deletion of the items. So for deletion of the item, you refer to the front. Front is at 0, it means front is at this position. So you delete this element and update front to 1. And then you have again a DQ, so you update front, you delete the element from the front and then update the front by 1. So now at this position, rear is at 4 position and front is at 2 position. In case you want to find out how many elements are there in the queue, you apply the same formula. So rear is at 4, front is at 2 and then plus 1 gives you 3. You can see that there are 3 elements there on the queue. Now let's design these operations. We are considering that we are doing the linked list array implementation of this linear queue. So for the array implementation of the queue, the initialization happens at -1 for rear and 0 for front. This I already have told you in this example. Now for checking if the queue is empty or not, you are going to apply a formula rear minus front plus 1. In case this value gives you a 0, it means the given queue is empty. You return true. Otherwise
you will return false. So this is the empty check. By the help of the formula rear minus front plus 1, you will be getting if the queue is empty or not. Now the NQ operation or the insertion operation. For the insertion of an item, you will check first if the queue has reached to the maximum position, then the insertion will not be possible. Let's see the here. In this example, let's say I have inserted one more element, so rear will be updated at this position, and let's say f has got inserted. Now if f has got inserted and rear is at 5 position, further insertion will not be possible because the rear has reached to the maximum position. Although there are the spaces here in the beginning, but since rear has reached to the maximum position, further insertion will not be possible. Here we have initialized the size of the queue as 6 and indexes are varying from 0 to 5. Since the last index is 5, rear has reached to the maximum position, further insertion will not be possible. So we will consider that this is the condition of the overflow. So in the NQ, we are saying that if the rear has reached to the maximum position, what will be the maximum position? If the size is 6, the last index will be 5. So q dot rear has reached to the maximum position, deletion will not be possible. I print the information, q overflows and exit. This is the erroneous condition which has arisen. Then we have, if this overflow condition does not happen, हम simple increment दे देते हैं rear को, rear equals to rear plus 1 and then updated rear position में x item को insert कर देते हैं. मान लेते हैं कि हमारे q को array से implement किया गया है, तो item नाम का array है जिसमें कि हमारा item store होगा. इस item के अंदर मुझे rear का index देना है, rear index पे insertion होगा. चूंकि ये q के elements हैं इसलिए हमने लिखा q dot item और q dot rear, दोनों elements हैं हमारे q के, और अपडेटेड रेयर पोजीशन पे आइटम एरे में हमने x को इंसर्ट कर दिया. सो दिस इज द एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लीनियर क्यू. देन DQ मींस डिलीशन ऑपरेशन. अगर हमें डिलीशन करना है क्यू से तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या हमारे क्यू में कुछ एलिमेंट्स हैं या नहीं है. अगर हमारे क्यू में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो इसका मतलब डिलीशन पॉसिबल नहीं होगा. सो वी हैव फर्स्ट चेक्ड इफ क्यू इज एम्प्टी, देन क्यू अंडरफ्लोज. अगर हम एक अटेम्प्ट कर रहे हैं एम्प्टी क्यू से डिलीशन, सो दिस इज एन एरोनियस कंडीशन. सो वी शुड प्रिंट द इंफॉर्मेशन, वी शुड प्रिंट द एरोनियस इंफॉर्मेशन हियर दैट द क्यू अंडरफ्लोज. वी आर ट्राइंग टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द एम्प्टी क्यू. लेकिन अगर एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, फ्रंट आइटम को किसी x वेरिएबल में ले लेते हैं, देन फ्रंट को अपडेट कर देते हैं नई पोजीशन पे. फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1. एग्जाम्पल में हमने देखा कि फ्रंट को हमें आगे बढ़ाना है. And after this we will return the item which we have deleted. So this is about the linear queue in which we have implemented all the 4 operations: initialization, empty check, NQ and DQ. यहाँ हम लोगों ने ये भी देखा कि जब Q मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच जा रहा है तो फर्दर इंसर्शन पॉसिबल नहीं है, जबकि हमारे पास स्पेसेस फ्री हैं बिगिनिंग में. तो इसका मतलब यह है कि ये हमारी लिमिटेशन है लीनियर क्यू की. तो इस लीनियर क्यू के लिमिटेशन को हम ओवरकम करते हैं यूजिंग द सर्कुलर क्यू. वी ऑलरेडी हैव सीन द लिमिटेशन. लेट्स से वी हैव इंसर्टेड द एलिमेंट A, B, C, D, E and F. This is the rear. Then we delete the items. So let's say we delete 4 items. After the deletion of the 4 items, front will be at 4 and rear will be at 5. So we only have these 2 elements, but even then the insertion will not be possible because the rear has reached to the maximum position. We have the free spaces here, but we cannot utilize these things in the linear queue. So just to overcome this, we will be using the circular queue. So let's see how does the circular queue operations take place. Initialization. We will initialize rear and front both at the last index. Initialization is taking place at the last index. So it means even if we have to check if my queue is empty or not, you just check if front and rear are equal or not. In case the front and the rear are equal, we will say that the queue is empty. Now NQ. How will the NQ go? You just find out rear plus 1 and then mod size. Okay, rear plus 1
mod size. The size of the queue here is 6, so this value will be 0. You go to 0 and insert the item A. Next, let's say perform NQB. For updation of the rear, you just do rear plus 1 mod size. Here the rear is 1 at 0, you add 1 to this and take mod by 6. So this value will be 1, insert an item at 1 position. Similarly, if you have to insert the item C, so update the rear position by 1. How will you update? This will be 1 plus 1 mod 6. So this value is 2. So at 2 position you have inserted the item. And then let's say you have to delete an item. So deletion के लिए भी यही process है. आप पहले front को update कीजिए same formula से. Front plus 1 and mod 6. So front is at 5 plus 1 mod 6. This value is 0. Come to the 0 position and delete this element. Okay, and then if you have to delete further, in that case update the front. How will you update the front? 0 plus 1 mod 6. This value will be 1. So delete this item. Then again, if you again have to delete, update the front. So how will the front be updated? 1 plus 1 mod 6. So this comes to 2. Now delete this item. After the deletion of this item, you can see that rear and the front both are at the same position. So I have told you कि अगर rear और front same position पे होंगे, so this will be the condition of empty. So you can see that there are no items. Okay. So in case you have to design the dequeue operation, what you will say, if the queue is empty, deletion will not be possible. How will you design the empty function? The empty function is here. In case rear and front are equal, then you will return true, otherwise you will return false. And where are the initialization taking place? Initialization of rear is at max q minus 1, front is also at max q minus 1. इसका मतलब दोनों को initialize हमें करना है last position पे, front को भी last position पे और rear को भी last position पे. Now about the dequeue, अगर q empty है तो deletion possible नहीं होगा. अगर q empty नहीं है, then front को आप update कीजिए. कैसे update करेंगे? q dot front is equals to q dot front plus 1 and modulus max q. नई पोजीशन पे, फ्रंट की नई पोजीशन पे जो भी आइटम है उसको आप x वेरिएबल में ले लीजिए एंड देन इस x को रिटर्न कर दीजिएगा. सो इस तरीके से आप सर्कुलर क्यू में डिलीशन कर सकते हैं. इंसर्शन ऑपरेशन को एक बार फिर से देखते हैं. यहां पे रेयर है मेरा और यहीं पे फ्रंट है. मुझे एक इंसर्शन करना है, मैं रेयर को यहां ले आऊंगा और ए इंसर्ट करता हूं. दूसरा इंसर्शन करना है, मैं रेयर को यहां लाऊंगा और इंसर्शन करूंगा. नेक्स्ट सी हम यहां पे लेके आते हैं, रेयर यहां पे हो गया. नेक्स्ट मुझे इंसर्शन करना है, रेयर यहां पे होगा. नेक्स्ट मुझे इंसर्शन करना है, रेयर यहां पे होगा. एंड नेक्स्ट मुझे इंसर्शन करना है. तो अगर आप ध्यान से देखें तो नेक्स्ट इंसर्शन के लिए जैसे ही आप रेयर को अपडेट करेंगे, इट विल कम एट द 5 पोजीशन और यहीं पे फ्रंट भी है मेरा. तो फ्रंट और रेयर दोनों सेम पोजीशन पे हैं. तो ये तो एम्प्टीनेस की कंडीशन हो गई. तो हमें अवॉइड करना है कि ये कंडीशन कभी ना आए. तो इसलिए हम जितने भी साइज के साथ चलते हैं इसमें एक कम ही एलिमेंट अलाउ करेंगे जिससे कि ये वाली कंडीशन कभी ना आए इंसर्शन के दौरान. ठीक है. तो इंसर्शन ऑपरेशन को हम देख लेते हैं. सबसे पहले हम रेयर को +1 करके मॉड्यूलस मैक्स क्यू करके देखते हैं. अगर ये फ्रंट के इक्वल हो गया तो हम इंसर्शन अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि ये ओवरफ्लो की कंडीशन मान ली जाएगी. अगर हमने 10 एलिमेंट्स के साथ स्टार्ट किया तो केवल 9 एलिमेंट्स ही हम इंसर्ट कर पाएंगे. सो इन केस दिस कंडीशन इज ट्रू, Q will overflow. Otherwise, you will update the rear position by the formula rear equals to rear plus 1 mod size, and you will insert the item at the x at this position. Okay, so आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि लीनियर और सर्कुलर क्यू क्या हैं, इनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है एरे के थ्रू और क्या क्या एप्लीकेशंस हैं क्यू के. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन देखेंगे. थैंक यू.